एवरीवन, कैसे हम सब। मैं बहुत शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड में। जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग मैंने आपसे बोला था कि 18 अक्टूबर को हमारा ऐप लॉन्च होगा, हमारा चैनल लॉन्च होगा और उस ऐप पे आपको बीएससी एमएससी के वीडियोज मिलेंगे और जो हमारा यूट्यूब चैनल होगा उसमें हम लोग नेट गेट या जेआरएफ करने के लिए जो कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें कि हमारा 70 से 80 मार्क्स का कवर हो जाएगा, उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। हम लोग आज सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए, मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या क्या करना है, कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्यों, क्या बेसिक प्रिंसिपल इसका, ये सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो या कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, उसमें बेसिक प्रिंसिपल होता था, हम उसमें कोई रेज देते थे, उसमें प्रेशर फ्रिक्वेंसी जनरेट होती थी, उसमें रेजोनेंस होता था, उसका स्पेक्ट्रम मिलता था। ऐसा हम लोगों ने एनएमआर में कुछ पढ़ा था। यहाँ पे क्या कहानी है, हमें वो कहानी पढ़नी है। उसके पहले आप एनएमआर, ईएसआर, आईआर, यूवी, मॉसबेर, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, इतनी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर पेपर में पढ़ के जाते हैं तो आपका 30 to 35 मार्क्स का कवर हो जाता है। उन टॉपिक्स में से हमने एक टॉपिक का सिलेक्ट किया है मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आओ देखते हैं मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या क्या करना है। मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा CSIR का पेपर है उसमें 2 से 4 नंबर के बीच में पूछा जाता है, कभी 2 मार्क्स का, कभी 4 मार्क्स का आता है। अब इस मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी के टॉपिक्स में हमें कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं उनको एक बार लिख लेते हैं और आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए क्या क्या करना है उसमें। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे इसका नंबर ऑफ सिग्नल्स। फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ हमारा, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। पोजीशन ऑफ सिग्नल्स ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसको आइसोमर शिफ्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा आइसोमर शिफ्ट। आइसोमर शिफ्ट पढ़ने के बाद हम लोग जो फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे वो क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट। क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे और क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे स्प्लिटिंग, मतलब सिग्नल कैसे आते हैं, कितनी नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग स्प्लिटिंग लिखते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी हमें इतनी चीज़ें मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़नी है। बेसिक प्रिंसिपल में हम भूमिका बनाएंगे कि मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता, कैसे आया, फिर इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल कैसे कैसे चलता है, फिर नंबर ऑफ सिग्नल क्या होते हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट, जैसे एनएमआर में होता था एनएमआर में होता था हमारा कपलिंग कांस्टेंट J, ईएसआर में हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कांस्टेंट, यहाँ पे हमारा आता है क्वाड्रुपोल स्प्लिटिंग कांस्टेंट। हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर माना जाएगा। उसके बाद हम स्प्लिटिंग देखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दूसरी बात, आप इस चैनल में जो भी टॉपिक शुरुआत की जाएगी उसका अंत जरूर किया जाएगा। आपको प्रमोशन दिखा के आपको लालच नहीं दिया जाएगा कि आप हमारा ऐप ज्वाइन करिए, क्योंकि जो हमारा ऐप है उसमें आपको बीएससी एमएससी की चीज़ें मिलेंगी। आप बीएससी एमएससी पास आउट कर चुके हैं तो आप उसके लिए बिल्कुल फ्री रहिए, पूरा एंजॉय करिए न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड टीम के साथ। आइए चालू करते हैं। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, जैसे मान लो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो हम उसमें 1H एनएमआर पढ़ते हैं तो हम लोग हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हम लोग ईएसआर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रेडिकल, जो भी है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बात करते हैं। जो मॉसबेर स्पेक्ट्रो होती है वो किसी भी चीज़ के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा जाता है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। पूरे पीरियाडिक टेबल में, सुनना, पूरे पीरियाडिक टेबल में 18 से 20 ऐसे एलिमेंट हैं जो हमारे मॉसबेर एक्टिव हैं। वीडियो के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो एलिमेंट आपको लिखवा दिए जाएंगे, आप उनको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया के साथ याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है कि जो मॉसबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें केवल
दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक तो आयरन दूसरा टिन, यानी Fe और टिन। Fe फर्स्ट एलिमेंट हमारा आएगा Fe एंड टिन, ऐसे। यानी मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 80 से 85% जो काम हुआ है, 80 to 85% जो काम हुआ है वो केवल इन दो एलिमेंट पे हुआ है। तो हमें पूरी मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केवल इन्हीं दो एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, और आपके एग्जाम में भी यही दो एलिमेंट आएंगे, इन्हीं के बारे में भी कुछ पूछा जा सकता है। तो आओ इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है। बेसिक प्रिंसिपल में ये बताया गया कि इसमें गामा रेडिएशन यूज किया जाता है, इसको गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। अब बात आती इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो समझना इसकी शुरुआत के पीछे कहानी क्या है, कैसे मॉस्फेयर आए, कैसे क्या कुछ हुआ। बोले किसी भी एलिमेंट पढ़ने के लिए, जैसे हमने मान लो Fe के बारे में पढ़ाई करना चालू किया, इस मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो चीजें होती हैं, एक होता है सोर्स, दूसरा होता है सैंपल। सोर्स से हम सैंपल की तरफ आते हैं, समझना बात को। मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने के लिए मान लो हमने Fe की शुरुआत की, तो Fe में दो चीजें हैं, क्या, एक Fe जो मॉस्फेयर एक्टिव न्यूक्लियाई है, दूसरा Fe का कोई सोर्स जहां से वो एक्टिव बन के आया हुआ है। अब बात आती सर इसमें आगे क्या होता है, तो आगे समझना क्या होता है। बोले जो 57 CO है ये हमारा सोर्स है, 57 CO है ये हमारा सोर्स है, और किसका सोर्स है, 57 Fe का। तो हमारा Fe क्या हुआ, सैंपल हुआ, हमारा Fe क्या हुआ, सैंपल हुआ। समझना बात को। मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में Fe एक ऐसा एलिमेंट है जो मॉस्फेयर एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसकी दो वैल्यू हैं, एक आई वैल्यू फॉर ग्राउंड स्टेट, आई वैल्यू फॉर एक्साइटेड स्टेट। यानी हमें क्या पता चला, मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। 18 से 20 ऐसे एलिमेंट हैं जो मॉस्फेयर एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। अब मॉस्फेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 80 से 85% काम Fe और टिन पे हुआ है, इसलिए हमें इन पे ही फोकस करना है। दूसरा इसका जो बेसिक प्रिंसिपल चालू होता है उसमें हमने एक चीज देखा कि इसमें दो टाइप की चीजें होती है, एक सोर्स होता है, दूसरा सैंपल होता है। सोर्स से ही सैंपल बनता है, सोर्स से ही सैंपल बनता है। अब क्या पता चला, जो एक्टिव न्यूक्लियाई होती हैं उनकी जो आई वैल्यू होती है वो ग्राउंड स्टेट के लिए अलग, एक्साइटेड स्टेट के लिए अलग। तो क्या सर हमको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की आई वैल्यू याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक दो वैल्यू आप याद करेंगे, बाकी अगर पेपर में कुछ नया करके देगा तो आपके लिए वो आई वैल्यू लिख के दे देगा। हमें पता है Fe के लिए 57 Fe के लिए जो आई वैल्यू फॉर ग्राउंड स्टेट होता है वो 1/2 होता है, और आई वैल्यू फॉर एक्साइटेड स्टेट होता है वो 3/2 हमारा होता है। सेम यही काम हमारा Cu के साथ में होता है। Cu की भी आई वैल्यू ग्राउंड स्टेट 1/2, एक्साइटेड स्टेट वैल्यू 3/2 होती है। तो सर इसके आगे क्या होता है, आइए इसके आगे क्या कहानी है समझना, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बोले ये 57 CO था, इधर बैठे हैं हमारे 57 Fe, ये हमारा सोर्स था, ये हमारा सैंपल था। सैंपल सोर्स से ही बना हुआ होगा, कैसे बना होगा, ये इसका ही सोर्स क्यों है, समझना बात मेरी कहने की बात। Fe का सोर्स CO ही क्यों है, कोई दूसरा क्यों नहीं हो सकता? पहले तो ये बात आती है कि सर हमें कैसे पता चला Fe का CO होता है, आपने तो लिख दिया, लेकिन उसके पीछे भी कहानी है। आओ कहानी समझते हैं। देखो ये दिया हुआ था आई वैल्यू ग्राउंड स्टेट के लिए है, ये आई वैल्यू हमारी सॉरी एक्साइटेड स्टेट के लिए, ये हमारी ग्राउंड स्टेट के लिए। सुनना, CO जो एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ है, CO जो एक्साइटेड स्टेट में बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ये चाहता है मैं नीचे चला जाऊँ, ग्राउंड स्टेट में चला जाऊँ। सुनना, CO एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाना चाहता है, और एक्साइटेड स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट के जाने के समय वो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज करता है। भैया ये यहाँ से यहाँ आए 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को इसने रिलीज कर दिया। बोले तो क्या हुआ,
बोले इधर एफ ही बैठा था। एफ ही कहता है आप एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं, आप एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। मैं बेचारा ग्राउंड स्टेट में हूँ, मैं बेचारा ग्राउंड स्टेट में हूँ, मुझे चाहिए 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए। तो सीईओ क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तो एनर्जी बर्बाद ही कर रहा हूँ, अगर आपके काम में आ जाए तो आप ले लीजिए। तो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये निकाल रहे थे, सेम उसी टाइम पड़ोसी में बैठे ये कह रहे थे वही एनर्जी हमको दे दो तो हम एक बार ऊपर घूम के आ जाए। तो भैया बोले ले लो, हम तो निकाल ही रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, आपको लेना है तो आप ले लीजिए। तो बोले ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये एनर्जी इनको दिया, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जाने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इसका सोर्स सीईओ ही क्यों है। क्यों है? क्योंकि जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी उतनी एनर्जी इन्होंने दिया। एक्साइटेड स्टेट में ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट आने के लिए इनको इतनी एनर्जी को रिलीज करना था, सेम टाइम पे इनको उतनी एनर्जी की जरूरत थी तो इन्होंने ले लिया। तो बोले काम खत्म भाई, तुमने हमको इतना एनर्जी दे दिया, हम एक्साइटेड स्टेट में चले गए, फिर हमको गामा रेडिएशन मिला और हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा आ गया। तो बोले सब साइंटिस्ट लोग सोचे कि सब काम तो सही सही चल रहा है, चलो इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके देखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स आ गई। क्या? जैसा स्ट्रक्चर वो चाहते थे, जैसा स्पेक्ट्रम वो चाहते थे वैसा नहीं मिल पा रहा था। तो साइंटिस्ट परेशान, बोले दिक्कत कहाँ आ रही है? तो तब बाद में उन्हें क्या पता चला कि दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जितनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है ना, उतना एनर्जी ये ले नहीं पा रहा है। क्या ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रिलीज कर रहा है रियल में? तो जब ये चेक किया गया तो पता चला भैया ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं रिलीज कर रहा है, ये उससे कुछ कम में रिलीज कर रहा है। अब वैज्ञानिक परेशान, बोले कम क्यों कर रहा है? जब इसको एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आना है तो ये कम क्यों कर रहा है एनर्जी रिलीज? तो एक बात वहाँ पे कॉन्सेप्ट तो पता चली, क्या कि यहाँ पे रिक्वायलिंग हो रहा था। अब बात आती है सर ये रिक्वायलिंग क्या होता है? बचपन में हम लोग देखते थे, हमारे सिलेबस में भी था कि अगर हम कंधे पे बंदूक रख के अपना चलाते थे तो बंदूक की गोली आगे निकलती थी और हमारा कंधा पीछे आ जाता था। इसका मतलब क्या हुआ? रिक्वायलिंग हो गई थी, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो गया था। अरे भाई मैं ऐसे खड़ा हूँ, मुझसे बोलो आगे जाओ तो मैं आगे चला जाऊँगा, लेकिन कह दो पहले पीछे जाओ फिर आगे आओ, इसका मतलब मेरे पीछे जाने पर एनर्जी तो लॉस हो ही गई होगी। तो रिक्वायलिंग हो गई वहाँ पे। तो बात आई कि सर रिक्वायलिंग हो गई तो किया क्या जाए, हमें तो स्पेक्ट्रम चाहिए। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि अगर आप इफेक्टिव मास बढ़ा देते हैं, अगर आप इफेक्टिव मास बढ़ा देते हैं इसका मतलब आपके अंदर रिक्वायलिंग कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक रिलेशन पता था, इफेक्टिव मास एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के होता है। एनर्जी जो है वो 1/m के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बात आती है सर अगर आप मास को ज़्यादा कर देंगे तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी। सही बात है, कम हो जाएगी। जैसे मैं हूँ, मुझे आगे आना था तो क्या हुआ कि मैं पहले पीछे जाऊँ, इसके लिए मेरे पीछे ऐसी ऐसी चीज़ें रख दो ताकि मुझको स्पेस ही ना मिले, मैं पीछे जा ही ना पाऊँ, मैं डायरेक्ट आगे जाऊँ। यानी बंदूक की गोली लगना तो हम इसको एकदम सटा के लगाएं तो हम पीछे ज़्यादा नहीं जाएंगे, यानी रिक्वायरिंग कम होगी। तो मान लो 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए था, दे वो रहा था 12 पॉइंट समथिंग, तो रिक्वायरिंग के लिए हमने मास बढ़ा दिया। मास बढ़ा दिया मतलब अगल बगल हमने पत्थर रख दिए, मास बढ़ गया उसका। तो जब मास बढ़ गया इसका मतलब ये टोटल एनर्जी अब देने लगा होगा, लेकिन फिर भी दिक्कत आ गई, ये टोटल एनर्जी फिर भी नहीं दे पा रहा था। तब आए दौड़े दौड़े हमारे मॉसबर। मॉसबर कौन थे? मॉसबर उस टाइम पीएचडी के स्टूडेंट थे, मतलब पीएचडी कर रहे थे। उन्हें पता चला अरे मार्केट में तो कुछ नया होने वाला है, आओ देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो वो मॉसबर आया। तो मॉसबर ने कहा क्या, अरे पागलों, जब तो आपने पत्थर लगा लिए, सब कुछ लगा लिए, फिर भी ये 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी नहीं दे रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है ये जो आप सैंपल ले रहे हो इसमें वाइब्रेशन, ये सॉलिड है और सॉलिड में वाइब्रेशन होते हैं, इसका मतलब थोड़ी बहुत इसकी एनर्जी वाइब्रेट करने में चली गई होगी। अब आपको लग रहा होगा अच्छा तो मॉसबर इतनी कौन सी बड़ी बात बता दी है, लेकिन उस टाइम पे मॉसबर ने ही पहली बार बताया था कि भाई वाइब्रेशन होते हैं। तो भाई साहब ने पूछा कि अगर
वाइब्रेशन ही हो रहे हैं, तो आप खुद ही बताओ ना इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने कहा भैया इसका इलाज है इसका टेम्परेचर हम कम कर दें। तो बोले हम टेम्परेचर कम कैसे करेंगे, बोलेंगे इसमें लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम भर दीजिए, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम भर दीजिए, जिससे इसमें टेम्परेचर में कमी आ जाए और ये वाइब्रेशन करना बंद कर दे। भाई मैं वैसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा हूँ, मुझे चारों तरफ बर्फ से ला के रोड, मैं अकड़ गया, बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाऊँगा। तो यही काम मॉसबर्ग ने बताया। तो मॉसबर्ग बोले, सारे वैज्ञानिक बोले ये तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही ऐसा किया गया तो जितनी एनर्जी इसको चाहिए थी ये इतनी ही एनर्जी इसको देने लगा। समझना बात, मॉसबर्ग ने कितनी बड़ी कलाकारी की, बोला इसका टेम्परेचर कम कर दो तो जितनी एनर्जी ये इसको चाहिए था इतनी ही एनर्जी ये देने लगा। यानी तो खुशी की लहर आ गई कि चलो भैया हमारा सिग्नल आ जाएगा, हमारा स्पेक्ट्रम ले लिया जाएगा। लेकिन तब तक पीछे से दौड़ते हुए आ गए डॉपलर, बोले हमको क्यों भूल रहे हो, पहले ये बताओ सोर्स और सैंपल के जो बीच की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। भाई एक सोर्स है दूसरा सैंपल है, इसको एनर्जी चाहिए, आप ये तो बताओ ना ये सोर्स कितनी दूरी पे रखना चाहिए, यहाँ रखें, दूर रखें, कहाँ रखें। तब पता चला अच्छा डॉपलर आके अपने डॉपलर इफेक्ट बता गए। डॉपलर इफेक्ट हमने 12th में पढ़ा था क्या, एम्बुलेंस की आवाज़ बहुत दूर होती है तो बढ़िया सुनाई पड़ती है क्या, जैसे बहुत प्यारी आवाज़ सुनाई पड़ती, ट्यों 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 ऐसे सुनाई पड़ती। जैसे ही वो हमारे कान के पास से निकलती तो वही ट्यों ट्यों वाली आवाज़ खूब तेज़ी से ट्यों 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 ऐसे आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। उसकी इंटेंसिटी तेज हो जाती है अगर जैसे ही वो पास आती है उस आवाज़ की। तो बोले इसका भी कुछ चक्कर होगा। तो मॉसबर्ग ने बोला हाँ इसका इलाज है। अब हाँ ये फिगर देखते हैं कि जो हमारा सेटअप तैयार किया गया उसका क्या फिगर था, मॉसबर्ग ने आखिर ऐसा क्या कुछ किया। तो देखो बोले यहाँ पे हमारा सोर्स रखा हुआ है, सोर्स रखा हुआ है और यहाँ पे हमारा सैंपल रखा हुआ है और ये हम यहाँ से डिटेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा है डिटेक्टर। देखो मॉसबर्ग ने कहा कि भैया डॉपलर आप कह रहे थे इसको कहाँ पे रखें, तो उसने अपने सेटअप पे पहिए लगवा दिए। बोले एक बार हम इस पहिए को आगे ले जाके ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसी पॉइंट से पीछे ले जाके ऑब्जर्व करेंगे और एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, उस एवरेज वैल्यू पे हमारा सिग्नल आ जाएगा। तो डॉपलर भी कुछ नहीं बोल पाए। इस पूरी फिनोमेना के लिए मॉसबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था। इकलौता एक पीएचडी स्टूडेंट था जो पीएचडी करने के दौरान नोबेल प्राइज पाया था, वो थे हमारे मॉसबर्ग सर। ये था इनका बेसिक कॉन्सेप्ट। यानी अब ये इसको एक बार सैंपल के पास ले जा रहे हैं, एक बार सैंपल के दूर ले जा रहे हैं, देन उसमें हमने गामा रेडिएशन दिया, उसके बाद इसमें रिजोनेंस हुआ, रिजोनेंस होने के बाद हमें का स्पेक्ट्रम मिल गया। तो ये पूरी कहानी थी मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट की। सुनना फिर से अभी तक जो बात हुई है वो क्या बात हुई है। अभी तक जो बात हुई है कि मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हाइड्रोजन के बारे में, कार्बन के बारे में, 13C के बारे में, 19F के बारे में, 31P के बारे में पढ़ते हैं, ESR में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। मॉसबर्ग स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने सीखा पूरी पीरियाडिक टेबल में 18 से 20 एलिमेंट ऐसे हैं, पूरी पीरियाडिक टेबल में 18 से 20 एलिमेंट ऐसे हैं जो मॉसबर्ग एक्टिव न्यूक्लियाई हैं। अभी आएगा कौन कौन से हैं। उसके बाद हमने क्या कहा कि भैया सोर्स होता है, सैंपल होता है, और पूरी मॉसबर्ग स्पेक्ट्रो में हमने Fe और Sn की बात ही करनी है। क्यों? क्योंकि अब तक का 80 to 85% जो काम हुआ है वो केवल और केवल Fe और Sn पे ही हुआ है। तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद बात आई कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है क्या। बोले इसके बेसिक प्रिंसिपल में हमको जो Fe के बारे में पढ़ना है और Sn के बारे में पढ़ना है। इन दोनों की आई वैल्यू होती हैं जो ग्राउंड स्टेट के लिए अलग होती हैं, एक्साइटेड स्टेट के लिए अलग होती हैं। अब आई वैल्यू फॉर ग्राउंड स्टेट जो Fe का होता है वो 1/2 होता है। आई वैल्यू फॉर एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू 3/2 होती है। और एक सोर्स होता है, दूसरा सैंपल होता है। भाई हम ये डिसाइड कैसे करेंगे, इस सैंपल का सोर्स यही है।
तो बोले इसके लिए भी कुछ होगा कलाकारी। तो हमने जब अपना ये रूल पढ़ा तो देखा क्या कि सीईओ बगल में बैठा, कहता मैं तो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाऊंगा और अपनी एनर्जी कुछ रिलीज कर दूंगा। तो बगल में हमारे एफी भैया बैठे थे, कहते भैया आप जो एनर्जी रिलीज करोगे वो एनर्जी हमको दे देना, ताकि एक बार हम भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हो आए। भाई जब होमो जाएगा, फिर रेडिएशन होगा, रेडिएशन दिया जाएगा, फिर रिजोनेंस होगा, तभी तो स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो बोले मैं तो एनर्जी दे ही रहा हूँ, चलो तुम्हारे काम आ रही तो तुम भी ले लो। तो अपनी वो 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सीईओ देने को राजी हो गए एफई के लिए। अब आप कहोगे अब समझ में आया कि सीईओ ही ऐसा है जो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के टाइम 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करता है और उतनी ही एनर्जी की इसको जरूरत होती है एफई की, इसीलिए एफई का सोर्स सीईओ है। बोले यस सर। तो बोले भैया एनर्जी अब तो रिलीज ही कर रहे हैं, तुम्हारे काम आ रही है तो तुम ही ले लो। तो बोले ठीक है, लेकिन जब साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट चालू किया तो देखा क्या कि रिलीज तो कर रहा था 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन इसको उतनी एनर्जी मिल नहीं पा रही थी, आ ही नहीं पा रही थी। तो बोले कुछ तो गड़बड़ है। तो बोले कुछ गड़बड़ है तो पता करो। बोले अच्छा ऐसा गड़बड़ है ना, इसमें रिक्वायलिंग हो रहा है, रिक्वायलिंग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। बोले सर रिक्वायलिंग वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बोले जैसे हम रिक्वायलिंग होता है ना, बंदूक चलाते तो हमारा कंधा पीछे चला जाता है, तो पीछे जाने में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, जो एनर्जी लॉस हुई है वही यहाँ पे कमी आ रही है। तो बोले इसका मतलब क्या, हमें क्या करना चाहिए? बोले हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हमें इसका मास बढ़ा देना है, जैसे हम इसका इफेक्टिव मास बढ़ाएंगे इसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। बोले अच्छा ठीक, मास बढ़ा दिया, क्रिस्टल को लार्ज क्रिस्टल से लगा के सब कुछ रख दिया, फिर भी एनर्जी उतनी नहीं दे पा रहा था 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोले अब क्या होगा? तब हमारे दौड़े दौड़े मॉस्बर भैया है। मॉस्बर ने कहा अरे सॉलिड है, सॉलिड में वाइब्रेशन होते हैं, जो एनर्जी इसकी कम पड़ रही है वो इसके वाइब्रेशन के कारण कम पड़ रही है। बोले अच्छा इसके वाइब्रेशन, तो बोले तुम ही बता दो ना मैं क्या करूं फिर। बोले वाइब्रेशन कम करना है, इसको लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड हीलियम से ढक दो पूरा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, उसमें रख दो इसको। तो भाई जैसे रखा गया सब कुछ सिस्टम सही हो गया, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एफई वाले को चाहिए था उतना ही सीईओ उसको देने लगा। फिर तब तक डॉपलर आ गए, उन्होंने अड़ंगा लगा दिया। बोले ऐसे कैसे कर सकते हो, पहले ये तो बताओ सोर्स से सैंपल के बीच की दूरी कितनी है। अब बोले दूरी से क्या मतलब है? बोले मैंने जो इफेक्ट दिया उसमें देखो, कोई चीज़ दूर होती कितना इंटेंसिटी होता है, पास आती तो कितनी इंटेंसिटी होती है। बोले अच्छा तुम ज़्यादा परेशान मत हो, हम इसमें अपने मशीन में पहिया लगा देते हैं, एक बार पास ला के एक बार दूर ला के हम लोग इसको ऑब्जर्व कर लेंगे, एक एवरेज वैल्यू इसका हम पीक निकालेंगे। बोले अच्छा ये बात है। तब जाके मॉस्बर को हमारे नोबेल प्राइज मिला, और वो एक इकलौते स्टूडेंट थे जिनको पीएचडी के दौरान ही नोबेल प्राइज मिला था। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था मॉस्बर का सिग्नल आने का पूरा बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट देखो क्या होता है। अब अगर एक बात आती है कि सर हमें अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो कि मॉस्बर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, तो रिक्वाइल फ्री एमिशन, रिक्वाइल फ्री एमिशन, रिक्वाइल फ्री एमिशन एंड resonance, recoil free emission and resonance absorption of gamma radiation, resonance absorption of gamma radiation, resonance absorption of gamma radiation is known as मॉस्बर स्पेक्ट्रो या मॉस्बर इफेक्ट, मॉस्बर इफेक्ट लिख सकते हैं, मॉस्बर स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख सकते हैं। यानी देखा गया कि रिक्वाइल फ्री एमिशन, रिजोनेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेडिएशन, और गामा रेडिएशन यूज होने के कारण ही इसे हम लोग गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी बोलते हैं, इसको गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ये था हमारा मॉस्बर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल। अब बात आती है सर इसमें हमें याद क्या करना है, क्या आपने जो ये कहानी समझाई ये पूरी पेपर में पूछी जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं, आपको कोई रूल नहीं याद करना है, कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ इतना याद करना है मॉस्बर एक्टिव न्यूक्लियाई 18 से 20 हैं पूरी पीरियाडिक टेबल में, वो कौन कौन से हैं हम आगे देखेंगे। मॉस्बर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स होता है, सैंपल होता है, सोर्स की ग्राउंड स्टेट की आई वैल्यू होती है, सोर्स की एक्साइटेड स्टेट की आई वैल्यू होती है, सोर्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है और एनर्जी देना चाहता है, फिर मॉस्बर आए, दुनिया भर की कहानी हुई, ये सब
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पैरामीटर्स ऑफ मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखो कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे पढ़ने हैं। पैरामीटर्स ऑफ मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग MB से लिखते हैं, मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारा सबसे फर्स्ट पैरामीटर आता है वो आता है नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल, देखो नंबर ऑफ सिग्नल की कहानी क्या होती है। जैसे हम लोग NMR में पढ़ते हैं कि भाई हमारे अगल बगल के दो लोग हैं, मान लो X है दूसरा Y है, X के अगल बगल जो इन्वायरमेंट है Y के अगल बगल वही इन्वायरमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं दोनों सेम सेम है। तो सेम वही टाइप यहाँ भी है। यहाँ पे हमें किसको देखना है, यहाँ पे हमें न्यूक्लियस को देखना है। कौन सी का केस पढ़ रहे हैं हम लोग, केवल Fe और Sn का केस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आधे एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि हमें कैसे चेक करना पड़ता है कि मॉसबर में कैसे कैसे सिग्नल आते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं Fe2CO9 का। Fe2CO9 में क्या है, देखो Fe ये CO, दूसरा CO, तीसरा CO, देखो भाई ग्रुप थ्योरी में जब ये Fe2CO9 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आउट ऑफ प्लेन यानी अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन और ऑन द प्लेन का स्ट्रक्चर मान के बनाएंगे। एक CO हमारा प्लेन पे होता है, एक अबव द प्लेन होता है, एक बिलो द प्लेन होता है। बाकी इसका पॉइंट ग्रुप हम करके देख चुके थे होंगे, अगर आप पढ़े होंगे कि D3H इसका पॉइंट ग्रुप होता है। जब ग्रुप थ्योरी की क्लास चलेगी तो आपको समझाया जाएगा और ये एग्जाम में भी आ चुका है नेट के। अब बात आती है सर यहाँ पे मॉसबर एक्टिव न्यूक्लियाई कैसे देखेंगे। तो सबसे पहली बात मॉसबर एक्टिव न्यूक्लियाई है कौन सा, तो हमें पता है Fe है। अब Fe में कैसे चेक करना है कि दोनों Fe सेम है या दोनों Fe अलग अलग हैं, आओ देखते हैं। ये Fe कहता है हमारे तो आगे 1 2 3 CO लगे हुए हैं। अब ये Fe कहता है हमारे भी आगे 1 2 3 CO लगे हुए हैं। ये कहता है हमारे इधर साइड 3 CO लगे हुए हैं। ये कहता है हमारे भी इधर साइड 3 CO लगे हैं। तो पता क्या चला कि भैया जैसा इन्वायरमेंट आपका है वैसा इन्वायरमेंट आपका भी है। इसका मतलब मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में Fe2CO9 हमारा 1 सिग्नल देता है। कितना सिग्नल देगा, 1 सिग्नल। देखिए बना लीजिए। नेक्स्ट देखो दूसरा एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा आता है Fe3CO12 का। तो देखो क्या है, एक Fe हमने यहाँ लिखा, दूसरा Fe हमने यहाँ लिखा, तीसरा Fe हमने यहाँ लिखा, 3 Fe हमारे हो गए। अब क्या देखना है, ये इनसे कांटेक्ट में है। एक ये CO है, दूसरा हमारा ये CO है, 1 2 3 CO हमारे ये लगे हुए हैं और 3 CO हमारे ये लगे हुए हैं और इनके पास हमारे 4 CO लगे हुए हैं। क्या, CO और CO। ठीक, ये हमारे इतनी चीज लगी हुई है। अब देखना क्या है, Fe का इन्वायरमेंट हमें देखना है। Fe का इन्वायरमेंट हमें कैसे देखना है, समझिए बात को। पहले इस Fe को देखिए, इस Fe को देखिए, क्या दोनों Fe सेम है। देखो ये Fe कहता है हमारे इधर 1 2 3 CO हैं, तो ये Fe कहता है भैया हमारे इधर भी 1 2 3 CO हैं। फिर ये कहते हैं हमारे इधर साइड 2 CO है, तो ये कहते हैं हमारे भी तो इधर साइड 2 CO हैं। ये कहता हम Fe से जुड़े हुए हैं, ये कहता हम भी Fe से जुड़े हुए हैं। यानी जितनी बातें इन्होंने कही उतनी बातें इन्होंने भी कह दी। इसका मतलब ये A टाइप का अगर है तो ये भी हमारा A टाइप का है। और साफ साफ देखने से पता चल रहा है ये तो डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि इनके पास 1 2 3 CO हैं, इनके पास 1 2 3 CO हैं। अब ये इकलौते ऐसे हैं 1 2 3 4, मतलब ये 4 4 CO लिए घूम रहे हैं।
इसका मतलब बेटा तुम तो दूसरी कैटेगरी में आ गए, तो ये हो गया बी टाइप का। इसका मतलब मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में Fe3CO12 जो होता है उसमें हमारे कितने सिग्नल आते हैं, 2 सिग्नल आते हैं। एक बार सी गिन लीजिए, 3 3 6 6 4 10 तो 12, यानी टोटल हमारे 12 सिग्नल आ गए। ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल के बाद हमें क्या पढ़ना है, हमें आइसोमर शिफ्ट पढ़ना है, और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा आइसोमर शिफ्ट। बोलोगे क्यों सर? क्योंकि क्वेश्चन इससे खूब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे जैम हो, काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं आइसोमर शिफ्ट में। और हमने सिलेबस में लिखाते टाइम भी बोला कि आइसोमर शिफ्ट इज ए इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आओ देखते हैं आइसोमर शिफ्ट होता क्या है। बोले सर आइसोमर शिफ्ट जो होता है वो केमिकल शिफ्ट का ही भाई है, मतलब जैसे पोजीशन ऑफ सिग्नल केमिकल शिफ्ट होता है वैसे यहाँ पर आइसोमर शिफ्ट होता है। तो बोले आइसोमर शिफ्ट एक बार पहले लिख के देते हैं, क्या है आइसोमर शिफ्ट। देखिए आइसोमर शिफ्ट है क्या। बोले सोर्स और सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। भैया हम सोर्स हैं, दूसरा सैंपल है, ये कह रहे हैं हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ दूसरी है, तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ दूसरी है, और उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ही कोई डिफरेंस आ जाता है, कुछ आफत पैदा हो जाती है, और उस आफत का नाम है हमारा आइसोमर शिफ्ट। बोले सर आइसोमर शिफ्ट तो है क्या? तो सबसे पहले एक बात तो ये देखा गया कि आइसोमर शिफ्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंस को डिनोट करता है। आइसोमर शिफ्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डिफरेंट को डिनोट करता है। सोर्स और सैंपल की न्यूक्लियाई में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस होता है उसकी वजह से आइसोमर शिफ्ट आ जाता है। बोले ठीक। फिर बोले कि अच्छा हमें कैसे पता चलेगा आइसोमर शिफ्ट किसका ज़्यादा है किसका कम है? मेन मुद्दे की बात यही है कि आइसोमर शिफ्ट किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इस वीडियो में आज देखिए आप थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आइसोमर शिफ्ट इज डिसाइडिंग फैक्टर, एस ऑर्बिटल इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर आइसोमर शिफ्ट। यानी किसी भी चीज़ का अगर हमें आइसोमर शिफ्ट निकालना होगा तो हम देखेंगे उसके एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। आइसोमर शिफ्ट को डिसाइड करने के लिए हमें एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सहारा लेना पड़ेगा। बोले ठीक। लेकिन पी और डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आइसोमर शिफ्ट को इफेक्ट करती है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी जब हमारा एस ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा तो पी और डी इलेक्ट्रॉन की तरफ हम जाएंगे और बोलेंगे अच्छा जब एस ने नहीं बता पाया तो तुम ही बता दो। तो पी और डी वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट के द्वारा आइसोमर शिफ्ट को डिसाइड करेगा कि तुम्हारी आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा है कि तुम्हारी आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा है। बोले ठीक। तो बोले इसका कोई फार्मूला होता है? बोले फार्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये मॉसबर, इसीलिए मैंने पहले चालू किया इसको। डेल्टा आर बाई आर साई एस स्क्वायर माइनस का सी, ये इसका एक फार्मूला होता है आइसोमर शिफ्ट का। ये आर लिखा हुआ है डेल्टा आर, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है। इसमें साई एस है, इसका मतलब एस ऑर्बिटल के बारे में कहा गया है। ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोमर शिफ्ट को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आइसोमर शिफ्ट होता क्या क्या है, आइसोमर शिफ्ट कैसे अफेक्ट करता है, क्यों ज़रूरत पड़ी आइसोमर शिफ्ट की, आखिर आया क्यों, और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आओ एक बार ये देख लेते हैं आज तक आपने जो पढ़ा उसमें क्या क्या चीज़ें याद करने वाली हैं। यही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ आप उसको हमेशा माइंड में रखना। क्या देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कहा मॉसबर स्पेक्ट्रोस्कोपी में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सोर्स होता है दूसरा सैंपल होता है। सोर्स का अपना आई वैल्यू ग्राउंड स्टेट का अलग होता है, सैंपल का अपना आई वैल्यू एक्साइटेड स्टेट का अलग होता है। सर हमें कैसे पता चला सोर्स सैंपल किसका कौन सा है? बोले 57 Fe जो है वो एक सैंपल है, इसका सोर्स 57 CO है। बोले ठीक है सर, लेकिन हम कैसे माने? तो बात बताइए, सोर्स वाला जो है एक्साइटेड स्टेट में था वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, और ग्राउंड स्टेट में
आके वो एनर्जी को कुछ रिलीज कर रहा है। ठीक उसी समय में उसके पास Fe बैठा हुआ है और कह रहा है आप तो एनर्जी फालतू में रिलीज करो, मुझको दे दो, मैं एक बार एक्साइटेड स्टेट में घूम के आ जाता हूँ। बोले वो एनर्जी देना है, हम तो निकाल ही रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ले लो अगर तुम्हारे काम आती है। वैज्ञानिकों ने कहा ठीक है भैया, काम हो जाएगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा हमको कुछ ना कुछ रेडिएशन देने के बाद, रेजोनेंस होने के बाद। लेकिन वहाँ पे दिक्कत आ गई, जितना हम सोचे थे कि 14.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलनी चाहिए वो आ ही नहीं पा रही थी। बाद में पता चला इसमें रिक्वायलिंग हो रही है। भैया मास बढ़ा के रिक्वायलिंग को कम किया गया, फिर भी दिक्कत आ रही। तब तक मॉसबर आ गए। मॉसबर ने कहा इसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वाइब्रेशन कम करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हीलियम को उन्होंने कहा कि यूज करो। यूज करने के बाद सब कुछ हो गया, ठीक ठाक चल रहा था। तब तक हमारे आ गए डॉपलर भैया। बोले डॉपलर इफेक्ट मैंने दिया, उसका तो कुछ यूज करो। तो उन्होंने क्या किया, मशीन में अपने पहिए लगा दिए। बोले एक बार पास जाके एक बार दूर जाके हम लोग उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर का रेस दिया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अपना हमारा सिग्नल आ गया। अब ये तो था बेसिक प्रिंसिपल। और उसके बाद हमारा पहला पैरामीटर आया नंबर ऑफ सिग्नल। तो Fe2CO9 के केस में हमारा 1 सिग्नल आता है। ग्रुप थ्योरी में इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो अबोव द प्लेन, बिलो द प्लेन, ऑन द प्लेन के हिसाब से बनता है। D3H इसका पॉइंट ग्रुप शायद होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बोला। D3H पॉइंट ग्रुप आप निकाल लेना एक बार, ग्रुप थ्योरी पढ़े हैं। D3H ही होता है, D3H पॉइंट ग्रुप होता है। फिर Fe3CO12 का जो होता है उसमें मॉसबर में 2 सिग्नल आते हैं। उसके बाद हमने बात किया आइसोमर शिफ्ट की। तो आइसोमर शिफ्ट क्यों आती है, क्योंकि सोर्स और सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसमें डिफरेंस हो जाता है, उसकी वजह से आइसोमर शिफ्ट नामक कोई चीज़ पैदा होती है। आइसोमर शिफ्ट को s ऑर्बिटल के थ्रू देखा जा सकता है, लेकिन जब s ऑर्बिटल काम नहीं करता है तो हम p और d इलेक्ट्रॉन, p और d ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं और बोलते हैं p और d ऑर्बिटल डिसाइडिंग फैक्टर फॉर आइसोमर शिफ्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट के द्वारा। उसके बाद हमने इसका एक फार्मूला देखा कि डेल्टा इक्वल टू कांस्टेंट डेल्टा R बाई आर साई S स्क्वायर माइनस C। इसके बाद हम लोग आइसोमर शिफ्ट करेंगे, इसके बाद स्प्लिटिंग देख लेंगे और 1-2 टॉपिक जो और हैं इसमें अभी उनको कर लेंगे। तो थैंक यू जी। अगर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको इसको कल मिल जाएगा। अभी बायो इनऑर्गेनिक का वीडियो आपको आ जाएगा देर रात तक, लेट नाइट तक, और उसके बाद आपको इसी तरह वीडियो मिलते रहेंगे। अगर अच्छा लगता है, आपको सही लगता है, कंटेंट में मज़ा आती है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर पढ़ाने की ट्रिक या कंटेंट में सही लगता है तो आप अपने भाई बहन को बोल के BSc और MSc का ऐप परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको IITian के द्वारा बेटर वे में पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।